हाँ साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो नंबर 41 में भारतीय इतिहास भाग 41 में आज चर्चा करेंगे गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी की अहम भूमिका थी हमारे देश को आज़ाद कराने में और उन्होंने कई आंदोलनों को लीड किया। तो उनके विषय में ज़रूर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते। तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी तो गांधी जी का ही पूरा नाम था, मेरे से गलती हो गई। मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम था और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी। मोहनदास इनका वास्तविक नाम था, तो अपने नाम और पिताजी के नाम सहित इनको बोला जाता था मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद जो थे, करमचंद गांधी, वे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर 3 जगह के वो दीवान रहे थे। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में दीवान की बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी राजस्व उगाही में, तो दीवान के पद पर वो कार्यरत रहे थे। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में 1882 में, जब गांधी जी 13 वर्ष के थे तो उनके साथ विवाह हो जाता है। इनके फिर 4 बेटे हो जाते हैं, हरीलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। जमनालाल बजाज गांधी जी उनको अपना 5वां पुत्र मानते थे, इसीलिए उन्होंने जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की उपाधि दी थी। वो उनके वास्तविक पुत्र नहीं थे। और देवदास ऐसे इनके पुत्र थे जिन्होंने कई आंदोलनों में भी भाग लिया। 7 अवज्ञा आंदोलन में देवदास भी थे और धरसना जो कांड हुआ वहाँ पर उनके पुत्र जो आपके सरोजनी नायडू के साथ थे, वहाँ पर भी इनके पुत्र ने काम किया है। तो हरीलाल जी, तो इस तरह से अब इन्होंने शुरू में जो इनकी पढ़ाई थी वो भारत में ही हुई, 10वीं तक की, 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा। और फिर ये इंग्लैंड बैरिस्टरी की पढ़ाई करने गए और जब ये बैरिस्टरी की पढ़ाई करने गए तो 1889 से 91 के बीच ये बैरिस्टरी की पढ़ाई करने 3 साल तक ये इंग्लैंड में रहकर इन्होंने उस पढ़ाई को किया। शादी के बाद फिर ये भारत लौट कर आए और राजकोट में और बम्बई में इन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में कोई ख़ास इन्हें तवज्जो नहीं मिली या एक तरह से वकालत इनकी चली नहीं। लेकिन एक केस था वहाँ, एक व्यापारी थे अब्दुल्ला, तो उनका एक केस था दक्षिण अफ्रीका में, तो फिर उनके केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके केस को इन्होंने सॉर्ट आउट किया। हालांकि वो केस पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ एक जगह पड़ती है मैरिट्सबर्ग। तो मैरिट्सबर्ग जो जगह है ये डरबन से प्रीटोरिया वाले जो रूट है उस पर पड़ती है। एक स्टेशन आता है मैरिट्सबर्ग, डरबन से प्रीटोरिया के बीच में। वहाँ पर इनको ट्रेन से फेंक दिया। और ट्रेन से क्यों फेंका गया? क्योंकि गोरों के साथ चलने की एक डिब्बे में अनुमति नहीं हुआ करती थी उस समय। गोरे काले का भेद था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। गांधी जी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वहाँ इस रंगभेद नीति का विरोध किया और रंगभेद नीति के खिलाफ उन्होंने वहाँ एक जंग छेड़ दी।
1906 में इन्होंने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध किया। अब ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, ये जो भारतीय लोग थे उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित था। इसी से संबंधित एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा गया और उसका परिणाम ये हुआ कि ये उसमें कामयाब हुआ। इस अधिनियम को समाप्त करवाने के दौरान गांधी जी ने सबसे पहले अवज्ञा आंदोलन, ये जो अवज्ञा आंदोलन है, ये जो अवज्ञा शब्द है, ये वहीं से निकला हुआ शब्द है, और इसी अवज्ञा को फिर उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। इससे पूर्व 1904 में गांधी जी द्वारा फीनिक्स फार्म बना लिया था उन्होंने डरबन में फीनिक्स फार्म बना के फिर उसका रजिस्ट्रेशन करा के फिर उसे ट्रस्ट में बदल दिया, और फिर 1912 में फिर ये फीनिक्स ट्रस्ट बन गया। इसके बाद फिर इन्होंने 1906 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी 1906 में, और 1906 में ही इन्होंने वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये काम इनके 1906 के हैं। एक तरह से ये भी बात पूछी जाती है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध जो उन्होंने लड़ाई लड़ी 1906 में, यही सबसे पहला उनका सत्याग्रह था। कुछ लोग चंपारण सत्याग्रह को मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद 1913 को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ और उनके साथ 16 और भी सहयोगी थे, एक आंदोलन, यानी कि एक तरह से एक लड़ाई और लड़ते हैं, उसको बोलते हैं गिरमिटिया प्रथा। अब ये गिरमिटिया प्रथा क्या थी कि जो भारतीय मजदूर अफ्रीका में काम करने जाते थे, उनका 5 या 10 वर्ष का एक टाइम होता था, और वो जो कमा के लाते थे, तो वहाँ पे सरकार क्या करती थी कि सरकार उन पर कुछ टैक्स लाद दिया, उन पर 30% 20% टैक्स लाद दिया, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, और जो लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनको वहाँ गिरमिटी बोलते थे। तो गिरमिटी प्रथा के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी इन्होंने, जिसमें उनकी पत्नी भी साथ थी, वो 1913 में लड़ी थी, और उसमें भी उन्होंने सफलता पाई। 3 पाउंड का जो कर था वो सरकार को छोड़ना पड़ा, और इसके बाद 1915 में गांधी जी फिर यहाँ भारत आ जाते हैं, और भारत लौटने पर वो सबसे पहले अहमदाबाद में एक जगह पड़ती है कोचरब, तो कोचरब में वो पहुंचते हैं, और कोचरब जगह पर वहाँ एक जीवन लाल बैरिस्टर थे, वकील थे, उनका एक मकान था, उसे वो किराए पर लेते, और किराए पर लेकर उसी में वो अपना रहना सहना शुरू कर देते, और फिर इसी मकान को आगे चल के नाम दिया गया सत्याग्रह आश्रम, जो साबरमती नदी के पास था, और साबरमती नदी के कारण ही साबरमती आश्रम उसी को कहने लगे। अब इन्होंने देखा कि भाई अब भारत में क्या करना चाहिए, तो भारत में सबसे पहले ये जो प्रभावित थे, यहाँ जो लीडरशिप चल रही थी, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें फिर बनारस में बुलाया। बनारस में इनका सबसे पहला भाषण हुआ, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको ये मंत्र दिया कि तुम्हें भारत में घूमना है मूक दर्शक बनकर, पहले भारत को रीडिंग कर लो कि भारत में चल क्या रहा है, उसके बाद में फिर आपको काम करना है। तो ये जो प्रेरणा थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इन्होंने दी थी, और गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो महादेव गोविंद रानडे थे,
इस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में राजनीति में गांधी जी की शुरुआत हो जाती। अब चंपारण सत्याग्रह, रामचंद्र शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने किसानों के विद्रोह को नील आंदोलन के लिए इन्हें बुलाया। चंपारण आंदोलन इन्होंने किया 1917 में, खेड़ा आंदोलन किया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में जब हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि भाई चलो तुम लड़ाई भारतीयों की लड़ रहे हो, हम इन्हें आज़ादी कर देंगे, थोड़ा हमारा सहयोग करो। तो इन्होंने फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध न जाकर भारतीयों को समझाया। भारतीय लोग इन्हें अंग्रेज़ों का दलाल कहने लगे, सार्जेंट कहने लगे, अंग्रेज़ों का सार्जेंट। तो वो भी इन्होंने सब बातें सुनी। उस दौर से भी गांधी जी निकले और फिर इन्होंने आगे बढ़कर असहयोग आंदोलन चलाया। और असहयोग आंदोलन के वक्त ही गांधी जी ने कहा था कि तुम मुझे बस 1 वर्ष आंदोलन कर लो आप, तो ये भारत का स्वराज्य तुम्हें मिल जाएगा। ये असहयोग आंदोलन के समय की बात है। और फिर चोरी चोरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन भी इन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद फिर गांधी जी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी ऐसे ही रही। 4-5 साल वो काम नहीं किया उन्होंने। और फिर 30 में 7 अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने लंदन भी गए और राजपूताना जहाज़ से, और फिर उधर जर्मनी का एक जहाज़ था उससे वापस आए। उसके बाद फिर इन्होंने 31 में लॉर्ड इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, उसे किया, लेकिन उसमें कोई सफलता इतनी खास इन्हें नहीं मिली। अंबेडकर जी के साथ पूना समझौता किया कि भाई पहले देश को आज़ाद हो जाने दो, तुम्हारे तो ये आरक्षण का मैटर ये बाद में भी हम सॉल्व कर लेंगे। हालांकि उन्होंने फिर दुगनी सीट का आश्वासन देकर उस समझौते को कर लिया। इसके बाद गांधी जी ने फिर कमर कसी और फिर उस 40 में फिर वो सक्रिय हो गए। और वे भारत छोड़ो आंदोलन 42 में तो बहुत ही पूरी तरह से हुए। उसमें तो उन्होंने करोड़ मरो तक का नारा दे दिए। भारत छोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण जैसे लोग शामिल हो गए, उनके साथ थे। उन्होंने आसफ अली, अंडरग्राउंड हो को उन्होंने काम किया। अबुल कलाम आज़ाद, तो काफ़ी टीम ऐसी इनकी आ गई थी। जवाहरलाल नेहरू तो इनके साथ थे ही थे। और केवल एक ही बार 1924 जो बेलगांव का अधिवेशन है उसी में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे कांग्रेस के अधिवेशनों में। 29 में इन्हीं के प्रस्ताव पर लाहौर अधिवेशन जो काफ़ी फेमस है, गांधी जी के प्रस्ताव पर ही जवाहरलाल नेहरू को ही वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की जो प्रस्ताव की उसकी व्याख्या की। और उन्होंने झंडा भी फहराया जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 29 में वहीं पर रावी नदी के किनारे। तो ये सब घटनाएं हमारी गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर जब 45 में, क्योंकि 40 से 45 तक के अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 5-6 वर्षों तक रहे थे, 6 वर्षों तक, 40 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो। क्योंकि इस समय लीग भी पूरी हुंकार भर रही थी, तो कांग्रेसियों ने देखा कि भाई हमारे जो कांग्रेस में मोमडन है वो फिर भाग जाएंगे निकल के। तो उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाए रखा, जिससे कि हमारा विघटन ना हो और हमारी पार्टी कमज़ोर ना पड़े। उधर जिन्ना अड़े हुए थे, जिन्ना लगातार लीग के अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो ये उसी समय का दौर है कि उधर जिन्ना लगातार रहे लीग के अध्यक्ष और इधर अबुल कलाम आज़ाद। और एक तरह से ये
अंग्रेज़ों के देश छोड़ने की अवस्था की बात थी। अंग्रेज़ देश को बंटवारा करके छोड़ रहे थे। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी थी कि भाई बंटवारा तो होगा, विभाजन तो तय है इस देश का। क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात क्लियर हो गई थी। तो गांधी जी ने बड़ा विरोध किया। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, बंटवारा होगा, विभाजन होगा तो मेरे सर पे होगा। लेकिन अब गांधी जी क्या करें, उन्होंने जिन्ना को कायदे आजम भी कहा पत्र लिखकर, लेकिन जिन्ना कहाँ सुनने वाले। जिन्ना ने उन बातों को गौर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने माउंटबेटन से भी ये आग्रह किया कि आप सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करें। लेकिन माउंटबेटन भला ऐसा क्यों करते, वो तो देश तोड़ने में लगे हुए। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी, इसी में क्लियर कर दी थी क्रिप्स प्रस्ताव में ही, कि जो स्वतंत्र रहेगा वो स्वतंत्र रह सकता है, और जो संघ में, भारत संघ में मिलेगा वो भारत संघ में मिल सकता है। तो अब जब ये बात सभी को वो कह रहे थे तो फिर यहाँ ऐसी व्यवस्था कैसे बन जाती। इसके बाद रिजल्ट ये निकला कि वेवेल के द्वारा बहुत सी बातें आईं, लेकिन सब फेल रही, और अंत में फिर माउंटबेटन को 2 राष्ट्रों की घोषणा करनी पड़ी। गांधी जी फिर क्या करते, गांधी जी मायूस हो गए। अब कैबिनेट मिशन जब यहाँ भारत आया तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारे यहाँ संविधान सभा की स्थापना की गई, और कैबिनेट मिशन ने ये व्यवस्था करी कि लोगों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और चुन करके वे संविधान सभा में परिवर्तित होंगे, फिर यहाँ भारत का संविधान बनेगा। अब उसमें उस बात से थोड़ा सा, कैबिनेट मिशन की बात से जिन्ना खफा थे। अब जिन्ना ने देखा कि भाई अब हमारे लिए तो स्पष्ट राष्ट्र की बात आ ही नहीं रही। तो 16 अगस्त 1946 को, जब तक हमारा देश आज़ाद होने की घोषणा भी नहीं हुई थी, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना लिया। और उस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में 16 अगस्त 1946 से जगह जगह दंगे होने शुरू हो गए, और वो दंगे इतने बढ़ते चले गए पूर्वी पाकिस्तान और जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान में, कि जगह जगह बहुत लोग मारे गए। बंगाल में एक जगह पड़ती है नोआखली, जो नदिया जिले में, वहाँ पर गांधी जी उपस्थित थे उस समय जब हमारे देश की आज़ादी की घोषणा हुई। तो वे उस समय वहीं पर थे। उन दंगों को बढ़ने से रोकने के लिए वे वहाँ पहुँचते, और वहाँ जाके उन्होंने जो समिति बनाई, मुस्लिम समितियों की जिम्मेदारी, मुस्लिम लोगों को जिम्मेदारी हिंदुओं के हित की रक्षा के लिए दी गई समिति बनाकर, और हिंदुओं की जिम्मेदारी मुस्लिमों के हाथ में समिति बनाकर दी गई। क्रॉस करके समिति के द्वारा वहाँ उन्होंने ये कार्य करवाया। और स्वयं जो अब्दुल्ला थे वहाँ के एसपी नोआखली के, जब उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ ठीक है, अब मैं स्थिति को देखूंगा और अब कोई कत्लेआम आगे नहीं होगा, तब नोआखली से गांधी जी वहाँ से आए। तो जब ये कार्य वहाँ हो गया और दंगे रुक गए, तो उसी समय माउंटबेटन ने बयान दिया था कि जो व्यक्ति 50,000 व्यक्ति नहीं काम कर सके, वो एक व्यक्ति ने कर दिखाया। इसीलिए इस बात से खुश होकर माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन ऑन बाउंड्री मैन की उपाधि दी गई, कि एक व्यक्ति ने पूरी सीमा को सुरक्षित कर दिया। तो वन मैन ऑफ बाउंड्री उनको कहा गया। अब गांधी जी दिल्ली आ जाते हैं। 47 की बात है।
संविधान सभा अपना काम कर रही है। संविधान सभा में प्रथम जो उसकी शुरुआत थी वो 9 दिसंबर 1946 को हो चुकी थी। सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और काम शुरू हो गया समिति बनाकर। समिति अलग अलग कामों को देख रही हैं, वो बना रही हैं, वो काम चल रहा है। 47 में अगस्त के महीने में फिर प्रारूप समिति बनाई गई, अंबेडकर उसके अध्यक्ष बनाए गए और उसी समय दिल्ली में बहुत से शरणार्थी आ रहे थे। उस समय भी घटनाएं रुकी नहीं थी। लाहौर से ट्रेन भरी हुई आ रही थी और जो शरणार्थी शिविर थे उनमें बहुत लोग रुके हुए थे। तो ये उस समय दौर ऐसा बना कि गांधी जी एक तरह से पाकिस्तान के लिए पचने लगे। एक विशेष वर्ग को ऐसा लगा कि पाकिस्तान का फेवर ले रहे हैं गांधी जी और मुसलमानों का फेवर ले रहे हैं गांधी जी। तो उसी वर्ग में नाना आप्टे और आपके नाथुराम गौड ऐसे लोग शामिल थे। इन लोगों को थोड़ा सा आहत पहुंचा कि गांधी जी पाकिस्तान का फेवर ले रहे हैं, पैसे दिलवा रहे हैं, उन्हें ये लोग दिखाई नहीं दे रहे, कितने लोग मर गए। और प्रेशर डालकर गांधी जी ने यहाँ से पाकिस्तान को पैसे दिलवाए। आंदोलन हुआ उनके विषय में। उस आंदोलन का जिक्र इतिहास में नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि एक विशेष वर्ग को आहत पहुंची और उस आहत का परिणाम ये हुआ कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की बिरला हाउस में जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो उस समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नाथुराम गौड ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें खूब पता था कि मेरे फांसी लगेगी, लेकिन उन्होंने फांसी से बचने का कोई रास्ता नहीं चुना। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भाई इनकी फांसी को माफ़ कर दिया जाए और इनकी आजीवन सज़ा में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने फांसी को ही स्वीकार किया। तो इस तरह से गांधी जी का पूरा जीवन परिचय है। जिस समय गांधी जी मरे तो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि हमारे बीच से एक प्रकाश चला गया। तो उस समय ये नेहरू नहीं कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस 43 में बर्मा में थे तो वहाँ से रेडियो पर उन्होंने राष्ट्रपिता उन्हें संबोधित किया था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का ही है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। तो ये कुछ ऐसे अंश हैं जो गांधी जी के विषय में है और गांधी जी से संबंधित इन बातों में से क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि वो इस लेक्चर को सुनें, आराम से सुनें, कंसंट्रेट होकर सुनें और इसका लाभ लें। ये मेरा भाग 41 है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। सभी बच्चों को शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं वो इसका लाभ लें और चैनल को सब्सक्राइबर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।